अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 के शार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। एक हमारा टॉपिक रह गया है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और वो है एसी जनरेटर्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैंने उसको पेंडिंग कर दिया है। आप इसको नोट कर लेंगे, जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी, फेस टू फेस क्लासेस, तो हम उन क्लासेस में उस टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम शार्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला शार्ट क्वेश्चंस जो है लिखा हुआ है, हम इसको डिटेल से देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शार्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूं। आपने बुक्स को सामने रखना है। शार्ट क्वेश्चन जो नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है क्या वो सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट ये है, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद हमेशा होता है इंड्यूस्ड करंट, तो क्या वो इंड्यूस्ड करंट सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है या नहीं। तो इन दो बातों को हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है और सरगोदा बोर्ड में ये 2016 में जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ये सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं डिपेंड करती? तो देखें, हम इसको देखते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका फार्मूला क्या है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा जो है इसको मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ये जो फैराडेज लॉ है ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू -n del phi बाय del t। तो अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूले में नंबर ऑफ टर्न्स इन्वॉल्व हैं यानी कि n इन्वॉल्व है, और डेल फाई बाय डेल टी यानी कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? एक है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुई उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, और दूसरा फैक्टर है कि जो उस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस चेंजिंग इन फ्लक्स पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है। तो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूले में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर इस फार्मूले में रेजिस्टेंस नहीं है तो इट मीन्स कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद आता है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट इक्वल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडिंग बाय रेजिस्टेंस। ये फार्मूला कहाँ से आया है आपको पता है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल होता है IR के। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ से अगर मैं करंट को सेपरेट कर लूँ तो I इक्वल आएगा, ये R उधर जाके डिवाइड होना है V बाय R। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, जबकि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो V को रिप्लेस कर देगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडिंग बाय R, तो यही करंट का फार्मूला बन जाएगा। इस इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इन्वॉल्व है इसलिए मैं इसको करंट नहीं बोलूंगा बल्कि इसको मैं इंड्यूस्ड करंट बोलूंगा। इस इंड्यूस्ड करंट के फार्मूले में अगर आप देखें रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, तो इट मीन्स कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें पूछा हुआ ये था कि क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो हमने कहा कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, जो सर्किट में रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, जबकि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू पर ये इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15.2 जिसकी स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा हूं। अ स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर टाइप लूप है। स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन ये है, मैं यहां से आपको क्लियर करता हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से उसकी ये वाली डायरेक्शन है,
उसके सामने हमने एक रखी हुई है स्क्वायर टाइप लूप, ठीक है। ये लूप है जो कि स्क्वायर की टाइप की है, ये 2 डायमेंशन में आपको इस तरह से ये शो करवाई गई है। एक्चुअली ये जो लूप है वो इस तरह की है, ठीक है, ये स्क्वायर टाइप है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे सामने रखी हुई है। अब ऐसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में क्यों रखी हुई है, इस बात का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि इस लूप का जो नॉर्मल होगा, अगर आप इस लूप की ये जो सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करें तो ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है कि नॉर्मल की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो पैरेलल है, ठीक है, ये बात खुद बताई हुई है। तो पूछा कि ये क्या है कि अगर आप इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में इसी कंडीशन में रहते हुए अगर मूव करवाते हैं तो क्या इस लूप में किसी किस्म का कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो देखें ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये लूप रखी हुई है, इस लूप को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता हूं या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता हूं। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने कब इंड्यूस होती है या इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ये इक्वल होता है माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। डेल फाई बाय डेल टी का मतलब है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होना है वो कैसे चेंज होता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हों, अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और अगर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में से पास होंगी तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन जरा गौर से देखें, अगर इसमें लूप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाऊं या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाऊं, दोनों केसेस में इसमें से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होनी है वो दोनों केसेस में 3 ही हैं। तो इट मींस कि जो चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो हो गया 0, ठीक है। तो अगर चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, मतलब इस केस में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो इट मींस कि चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, और इस 0 की वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा आंसर 0 हो जाएगा। मेन इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर 0 हो जाएगा। तो इट मींस कि इस केस में जो हमें केस बताया गया था, इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। इसके बाद आपने थर्ड क्वेश्चन को गौर से देखना है, इसकी स्टेटमेंट को पहले समझना है। थर्ड क्वेश्चन है अ लाइट मेटेलिक रिंग, एक मेटल की बनी हुई रिंग है, इज रिलीज्ड फ्रॉम अबव इनटू द वर्टिकल बार। एक बार मैग्नेट है जो इस तरह से वर्टिकल रखा हुआ है, ऊपर से हमने एक मेटेलिक की रिंग को नीचे फॉल करवाया है, ठीक है, वो डाउनवर्ड आ रही है। पूछा क्या गया है आगे ये कहा गया है एज शोन इन फिगर व्यूड फ्रॉम द अबव। इस जो हमारे पास ये रिंग है इसको आपने ऊपर से देखना है, इसका टॉप व्यू लेना है। डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग, ठीक है। इस रिंग में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। पहली बात तो ये है कि इसमें क्या इंड्यूस्ड करंट होगा, सही करंट इंड्यूस होगा, और होगा तो क्यों होगा, इसको देखते हैं, फिर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। तो देखें इस तरह से एक मैग्नेट रखा हुआ है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, इसी तरह से फिगर में दिखाया गया है। तो आपको पता है कि हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड इस तरह से जाती हैं। तो अब जब ऊपर से हम एक रिंग को फॉल करवाएंगे तो रिंग जब इस नॉर्थ पोल के करीब आएगी तो जैसे जैसे इस नॉर्थ पोल के करीब आएगी उसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली चेंज होगा, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करवाता है ईएमएफ, और फर्दर जब ये लूप है, क्योंकि एक कंप्लीट लूप है, तो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा करंट, ठीक है। इस बात को तो हमें पता चल गया कि करंट इंड्यूस होगा यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसकी डायरेक्शन को हम देखते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ठीक है। लेंस लॉ अप्लाई करेंगे। लेंस लॉ क्या होता है, लेंस लॉ ये कहता है कि जिस कॉज की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस हुआ है, ये इंड्यूस्ड करंट अपने आप को कुछ इस तरह से मेंटेन करता है कि उस कॉज को इसने अपोज करना है,
ठीक है। तो कॉज क्या थी? इंक्रीजिंग फ्लक्स। उस इंक्रीजिंग फ्लक्स को इंड्यूस्ड करंट ने डिक्रीज करना है, अपोज करना है। तो कैसे अपोज करेगा? अब देखें, जब इस कॉइल में से करंट पास करेगा तो इस कॉइल, जाहिर सी बात है, जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा देता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो ये अपने करंट की डायरेक्शन, अब या तो इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ होगा, या फिर इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ पोल होगा। तो ये करंट अपने आप को कुछ इस तरह से मेंटेन करेगा कि इस कॉज को उसने अपोज करना है। तो उस कॉज को कैसे अपोज करेगा? अब देखें, ये करंट इधर बनवा देगा नॉर्थ पोल और इधर क्रिएट कर देगा साउथ पोल। तभी देखें ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो जब ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा तो इसी नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था उसको ये अपोज कर देगा, ठीक है, इसको करीब नहीं आने दे रहा। तो जब ये उसको करीब नहीं आने देगा तो मतलब इधर इसने क्रिएट करवाना है करंट ने नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल किस तरह से क्रिएट करवा सकता है? ये इस तरह से क्रिएट करवा सकता है अगर इस कॉइल में क्लॉक वाइज करंट प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि क्लॉक वाइज करंट इंड्यूस हो जाए। तो देखें, ये है हमारे पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे, क्योंकि अपवर्ड से हमने देखना है, टॉप व्यू लेना है, तो इसी को जब आप ऐसे टॉप व्यू लेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो देखें ये राइट हैंड रूल में अप्लाई कर रहा हूँ। फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया और डाउनवर्ड, थंब बताएगा नॉर्थ की डायरेक्शन। तो नीचे आ गया नॉर्थ पोल, इस डायरेक्शन में है करंट। इसको इधर से देखेंगे तो देखें इधर करंट फ्लो कर रहा है और ये है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। लेंस लॉ को आपने याद रखना है। लेंस लॉ ही हमेशा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है, जो ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट ने खुद को इस तरह से मेंटेन करना है कि वो जो इसकी कॉज होती है, इंड्यूस्ड करंट को जो प्रोड्यूस करवाने वाली कॉज होती है, और वो कॉज मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसको इस इंड्यूस्ड करंट ने अपोज करना है हमेशा, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल की वजह से क्रिएट हो रहा है तो वो इंड्यूस करंट उसके करीब साउथ पोल क्रिएट करवा देगा, और अगर साउथ पोल की वजह से क्रिएट हो रहा है तो उसके करीब सामने नॉर्थ पोल क्रिएट करवा देगा, यानी कि अपोज करेगा। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि आगे भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये बात यूज होगी। नेक्स्ट हमने 15.4 शार्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। उससे पहले मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। स्टेटमेंट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ रेजिस्टर आर इन द फिगर व्हेन द स्विच एस इज, पहला जो है पार्ट वो है क्लोज्ड, एंड व्हेन दूसरा पार्ट है व्हेन स्विच इज ओपन। ठीक है, हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक इस तरह से कॉइल है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक स्विच के साथ, और फिर इसको कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ एक दूसरी कॉइल रखी हुई है जिसके साथ कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है। इसी रेजिस्टर वाली कॉइल में हमने बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी अगर ये स्विच क्लोज हो। पहला क्वेश्चन है कि क्लोज हो, दूसरा पार्ट है कि ओपन हो। तो इस आर रेजिस्टेंस वाली कॉइल में जो करंट होगा, बेसिकली इंड्यूस्ड करंट होगा, उस इंड्यूस्ड करंट की हमने डायरेक्शन बतानी। तो अब जरा गौर से देखें, जब मैं इस स्विच को ऐसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लो करने, चार्जेस जो हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पर करंट फ्लो करेगा और करंट की ये वाली डायरेक्शन होगी, इस तरह से ऐसे और फिर ऐसे डाउनवर्ड। तो पहले हमारे पास यहाँ पर इस कॉइल में करंट की वैल्यू 0 एम्पेयर थी, और जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो यहाँ पर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो इंड्यूस हो जाती है ईएमएफ, या फिर आप कह सकते हैं कि इस कॉइल के अराउंड प्रोड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इस कॉइल के अराउंड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर आप देखें, राइट हैंड रूल अप्लाई करें, यहाँ पर ऐसे करंट नीचे आ रहा है तो इस थंब की डायरेक्शन में होगा नॉर्थ पोल। या आप यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये करंट ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है तो जिस डायरेक्शन में ऐसे करंट आ रहा है उसी तरफ हमेशा क्रिएट होता है नॉर्थ पोल, ठीक है।
अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करवा रही हैं इस कॉइल के अंदर। तो जब आपको पता है कि कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस हो जाएगी ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्योंकि हमने एक पाथ प्रोवाइड किया हुआ है तो इसमें प्रोड्यूस होगी एक इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आगे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसी इंड्यूस्ड करंट की जाहिर सी बात है करंट या तो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा या फिर ऐसे इधर फ्लो करेगा, उसी की डायरेक्शन को हमने बताना है। तो पहला केस ये है कि जब क्लोज किया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस होगा करंट उसने इस कॉज को यानी कि इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करना है, यानी कि इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करना है। तो कैसे डिक्रीज करेगा, कैसे अपोज करेगा? अगर इधर क्रिएट करवा दे ये इंड्यूस्ड करंट नॉर्थ पोल और इधर क्रिएट करवा दे साउथ पोल, तो यहां पर नॉर्थ पोल कैसे क्रिएट होगा? अभी मैंने बताया था कि अगर करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करके आएगा तो जिस डायरेक्शन में फ्लो करके आता है करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है नॉर्थ पोल। या आप यहां से इसको ऐसे राइट हैंड रूल से भी ऐसे देख सकते हैं। तो यहां पर ऐसे करंट आएगा इधर से ऐसे और फिर ऐसे जाएगा। तो इस केस में जब स्विच क्लोज होगा आप देख सकते हैं जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई एक बात लिख सकते हैं। दूसरा हमारा ये केस था जब ये स्विच क्लोज होने की बजाय ओपन हो, तो ये मैंने ओपन कर दिया। जब इस स्विच को हम ओपन कर देंगे तो यहां पर करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और करंट खत्म हो जाएगा। तो जब यहां पर करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही होगी, यानी कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। अब अगेन यहां पर इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और चेंजिंग इन फ्लक्स की वजह से यहां पर इंड्यूस होगा करंट। लेकिन अब इस इंड्यूस्ड करंट ने फिर से क्या करना है, ये जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इसको फिर से अपोज करना है। मतलब अब करंट ये जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की ये कोशिश करेगा, अपोज करना है ना हमेशा। तो अब ये किस तरह से उसको अपोज करेगा, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इधर उसको इंक्रीज करवाने के लिए ये करंट जो इंड्यूस करंट है वो इधर साउथ पोल क्रिएट करवा देगा और इधर नॉर्थ पोल क्रिएट करवा देगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं ये साउथ पोल क्रिएट होगा तो वो साउथ उस नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि आप अपोज किस तरह से करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं तो उनको ज्यादा करने की कोशिश करेगा। तो अब देखें नॉर्थ पोल इधर है तो करंट की डायरेक्शन भी यही वाली होगी, मतलब यहां से करंट ऐसे डाउनवर्ड आएगा। तो इस केस में हमारे पास जब स्विच ओपन होगा तो देखें करंट की क्या डायरेक्शन बन रही है। करंट की डायरेक्शन को अगर आप गौर से देखें, करंट की डायरेक्शन एक तो बन रही है क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे करंट आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि करंट क्योंकि इधर से ऐसे आ रहा है तो राइट टू लेफ्ट करंट आ रहा है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो दोनों बातें आप कह सकते हैं कि करंट जो है ओपन सर्किट में जब ये स्विच ओपन होगा तो करंट क्लॉकवाइज होगा या फिर राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन 15.5 बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है जो सरगोदा बोर्ड में भी काफी दफा आ चुका है और बाकी बोर्ड्स में भी काफी दफा आ चुका है। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। यानी कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है क्या ये सर्किट में हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करती है? तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है अभी हमने पढ़ा कि ये अपनी कॉज को अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये अपनी कॉज को अपोज करती है। कॉज क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये उसको अपोज करती है। अपोज करने का मतलब ये है कि ये उसको इंक्रीज भी कर सकती है और ये उसको डिक्रीज भी कर सकती है। ये अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक बार जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो इंड्यूस्ड करंट ने या इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उसको डिक्रीज करने की कोशिश की, और जब दूसरे केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था तो इंड्यूस्ड
इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस ईएमएफ ने उसको इंक्रीज करने की कोशिश की। तो ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ये अपोज करती है। अपोज का ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसने हमेशा उसको डिक्रीज करना है, बल्कि ये उसको इंक्रीज भी कर सकती है। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये कॉज उसको डिक्रीज करवा देगी, ठीक है, उस कॉज को डिक्रीज करवाएगी ये ईएमएफ, और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप इनकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।